हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेडी इंस्पिरेशन में। और मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपना लाइफ कोच, मोटिवेशन स्पीकर एंड लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों लोग, हर बार की तरह जैसे कि हम लोग जो वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वो वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तो इस बार फिर से हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसका थंबनेल से आप देख ही सकते हैं, जिसका नाम 30 डेज स्ट्रैटेजी होगी जेईई मेंस 2023 के लिए। तो बच्चों लोग, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले जेईई मेंस का नोटिफिकेशन आया है और उन्होंने आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज धमाका दे ही दिया है कि भाई जनवरी में जेईई मेंस होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, इतना कम टाइम बचा हुआ है और इतने कम टाइम में किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हम बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएं और अपना सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल पक्का कर पाएं। तो बच्चों लोग, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज डिसाइड किया तो कि आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी हम लोग यहां पर देने वाले हैं। तो उसके लिए भाई मैं अकेला आपको स्ट्रैटेजी यहां पे नहीं देने वाला हूं, ठीक है। थंबनेल में आप देख ही रहे होंगे, आज हमने अपने एक बहुत बड़े गुरु, जो मैथमेटिक्स के हमारे गुरु हैं और 36 सालों से बच्चों को वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को जेईई में सिलेक्शन दिलवा चुके हैं। तो ऐसे गुरु के साथ में मैं आज आप लोगों को स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो ये भी मैं पक्का कहूंगा कि इस स्ट्रैटेजी से अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो की तो बच्चे लोग 100% सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने, ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, 30 मिनट के आसपास भी जा सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये 30 मिनट दिए तो आने वाले 30 डेज आपके बहुत बेहतर होने वाले हैं। तो ठीक है बच्चे लोग, मैं अपने सर को यहां पर इनवाइट करने वाला हूं, तो कमेंट सेक्शन में धमाकेदार तालियां आप बजा दीजिए। वेलकम सर, वेलकम हमारे चैनल पे, और अपना इतना कीमती समय देने के लिए और हमें समझने के लिए, बच्चों के लिए इतना टाइम निकालने के लिए। तो सर हमारा ये जो टॉपिक है, तो जी जी एक मिनट। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि जोगेंद्र सर खुद भी मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छा सिग्नेचर है सर का, बहुत बच्चों को आपने अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि सर ने मुझसे यहाँ पर 2 शब्द कहने के लिए बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी सर के थ्रू ही हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो हमारा सर आज का हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल ये है कि हम स्ट्रेटजी क्यों बनाएं। अच्छा, उससे पहले बच्चा लोग, सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने बारे में 2-4 बातें बताएं और वो बताएं कि किस तरीके से उनकी जर्नी लंबी रही है, मैथमेटिक्स उन्होंने इतने सालों से पढ़ाया है, तो उसके बारे में कुछ 2 शब्द बता दें, जिससे आप लोग भी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, आप लोग भी सर को पहचान सकें। सर प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों, बहुत सारी बार आप जीवन में तय नहीं करते हैं कि आप क्या करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जीवन आपके लिए तय करता है कि आपको क्या करना हो। और भी उन्हीं में से था। जब मैं 12th में था तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके कारण से मुझे लगता था कि मेरी आगे की पढ़ाई बंद हो जाएगी और घर की आर्थिक स्थिति को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैं अपने एक गुरु हैं हमारे, आज वो दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, सर मुझे एक ट्यूशन चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने मेरी ये बात सुनी, उन्होंने मुझे कहा, अजय ट्यूशन क्यों? तो मैंने कहा, सर अपनी मेरी प्रॉब्लम बताई मैंने कि इकोनॉमिकली मैं ऐसे ऐसे जूझ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं यार अजय, ट्यूशन मत पढ़ाना जीवन में, क्योंकि जब अगर ट्यूशन पढ़ाओगे तो किसी एक बच्चे पर सिमट के रह जाओगे और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि कभी अपने आप को ब्रॉड नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा, फिर क्या करूं सर? उन्होंने कहा, कोचिंग पढ़ाओ। अगर तुम्हें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम लग रही है और अभी तुम एज भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि कहीं तुम जॉब के लिए जा सको, तो कोचिंग पढ़ाओ। तो मैंने कहा, सर कोचिंग कहाँ पढ़ाऊँ? उस समय उन्होंने अपनी ही कोचिंग में मुझे क्लास दी और मैं भाग्यशाली था कि मुझे जो पहली क्लास मिली वो 11th की ही क्लास मिली, जो कि उस समय फाउंडेशन नहीं 11th नाम से सिंपल जानी जाती थी, पर उस पर भी टॉपिक मुझे मिला de Moivre थ्योरम। अब सर जडी सर, मैं जब पहले दिन अपनी क्लास में गया, मैं थोड़ी सी अपनी बात बता दूं, तो मेरी एक ड्रॉबैक आई कि मेरे सामने जो बच्चे थे, यानी स्टूडेंट थे, उनमें से 2-1 मेरे दोस्त थे और जिनसे मेरी हर तरह की लैंग्वेज में बातचीत होती थी। अब मुझे उन्हें गाइड करना था, तो मेरे माथे पर बड़ी तेज पसीना आने लगा कि मैं इनसे कहूंगा कैसे। और हुआ भी यही कि जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया, पीछे से एक मेरे दोस्त ने कहा, अजय ये वाला सवाल बताओ। तो थोड़ा हेजिटेशन हुआ, लेकिन खैर मैं उस पीरियड से निकला
और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई को कंसंट्रेट करता गया, अपनी पढ़ाई साथ में की और साथ में बच्चों के साथ अपने आप को पॉलिश करता रहा। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट ने आपको मोटिवेट किया, सिलेक्शंस निकले, सिलेक्शंस ने आपका कद बढ़ाया और करते करते आज 36 साल मुझे याद आज भी है कि मेरी पहली क्लास 7 सितंबर 1986 को हुई थी, 1986 मेरा पहली क्लास हुई थी। हम तो पैदा भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं सर, इससे तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे इनडायरेक्टली बुरा कर रहे हैं। सर एक बात, आपका क्वेश्चन, सबसे बड़ी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के बारे में ये सोचना कि बच्चे प्लान कैसे करेंगे। इसके लिए पहले तो आप निश्चित तौर पर आपको थैंक्स बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने जैसा कि क्वेश्चन किया व्हाई स्ट्रेटजी। देखिए जिंदगी में सिर्फ 1% लोग ये ऐसे होते हैं जो अगर कोई प्लानिंग नहीं करें और फिर भी सफल हो जाए। मुझे लगता है ये भी मैंने रेशियो बहुत ज्यादा का है सर, ये 0.1% होगा, है ना। इसका मतलब वही लोग आपको सफल दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने किसी ना किसी समय आगे जाने के लिए एक स्ट्रेटजी तो प्लान किया ही होगा। अब उस स्ट्रेटजी को कभी कभी क्या होता है, मैं एक सेमिनार में सर गया और उस सेमिनार में मैंने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा क्या करा है तुमने, कैसे तैयारी कर रहे हो? तो उसने कहा सर टाइम टेबल बना लिया है। तो आई होप आप सबने भी टाइम टेबल बना लिया होगा, पर एक बात मैं आपको बताऊं, टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो भी करना होता है। मोस्ट ऑफ देम मैंने देखा है, बच्चे कहते हैं कि टाइम टेबल आज क्या किया, आज टाइम टेबल बना लिया है, कल से इस पर इंप्लीमेंट करूंगा, फिर वो कल नहीं आता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। स्ट्रेटजी कुल आपके पास 30 से 35 दिन है और ये 35 दिन आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर ये बच्चे जो 12th के हैं या एक बार ड्रॉप ले चुके हैं, एक्चुअली ये एक ऐसे पीरियड से गुजर चुके हैं कोविड के दौरान कि इनका सिलेबस हाफ कर दिया गया था और बहुत सारी चीजें बेसिक्स के तौर पर इन्हें पढ़ाई तक नहीं गई थी क्योंकि क्लास दे दी गई थी और अब ये एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इनके पास आईआईटी के जेई जैसे एग्जाम के लिए जिसमें बेसिक्स मस्ट है कि तैयारी को देखते हुए 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई सर ने जैसा पहला क्वेश्चन किया कि स्ट्रेटजी क्यों, तो बिना स्ट्रेटजी के आप हासिल नहीं कर सकोगे। जब सपोज दैट एक क्रिकेट मैच है और वहां पर आपको सामने वाली टीम 300 रन का अगर टारगेट देती है तो क्या टीम का मैनेजमेंट पहले बैठ करके प्लान नहीं करता है कि हमें किसको किस ऑर्डर में भेजना होगा ताकि स्पीड को कवर किया जाए? क्या वो पहले से एक चार्ट नहीं बनाते हैं कि अगर हमारा पहला विकेट 50 रन के अंदर गिर गया तो कौन बैट्समैन जाएगा और अगर पहला विकेट लंबा खेल गया तो हमें कैसे खेलना है? स्ट्रेटजी ही तो है। माँ सुबह खाना बनाती हैं, पूछती हैं शाम को क्या बनेगा, इसका मतलब जैसे ही शाम का डिसाइड हो जाता है वो प्लान करना शुरू कर देती हैं हमें कैसे करना है। स्ट्रेटजी तो है। तो जब आप किसी भी चीज को स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ाते हो तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। सर बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि भाई स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ चुका होगा और वैसे भी अभी आप लोगों को लग भी रहा होगा कि नहीं यार स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो बच्चों लोग अगला हमारा जो सवाल है सर से ये सवाल है कि सर टारगेट क्या होना चाहिए बच्चों के लिए जो बच्चे अभी पेपर देने जाने वाले हैं, तो कम से कम मिनिमम टारगेट क्या लेकर चलें जिससे कि उनका 100% मतलब सिलेक्शन एनआईटी में हो जाए कम से कम। थैंक यू सर, लेकिन मैं बच्चों एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं पलटे दे रहा हूं और ये क्वेश्चन मैं खुद एज होस्ट जेडी सर से पूछ रहा हूं। सर जैसे हम आपस में डिस्कस भी हमने किया रहा था कि जो जेई मेंस में अभी पेपर होने वाला है, बच्चों को भी पता है कि कितने कितने क्वेश्चंस और उसमें आने वाले हैं, राइट। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में जो 25 क्वेश्चन बच्चों को करने मतलब करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इनको स्ट्रेटजी बना देते हैं। तो जैसा सर जैसे हम लेते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो बच्चों के पास जो ऑप्शन है वो है 20+10 का। 20+10 जो ऑब्जेक्टिव है, जो कंपलसरी है 20 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चन वो हैं जो जिनमें से 5 ही करने हैं बच्चों को। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट में इनके पास ये ऑप्शन है। टोटल ऑप्शन इनके पास ये है। टोटल इनके पास 90 क्वेश्चंस हैं सर, राइट। तो अब इन्होंने
यहाँ पे हो गया मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो सर मैथमेटिक्स में जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार जो क्वेश्चन होता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंदी होता है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप 2 लाइन में या 1 लाइन में तो नहीं निकाल सकते हर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सर मतलब अगर मैं कहूं कि 20 में से बच्चा 8 क्वेश्चन कर ले, बस 20 में से 8, और यहाँ पे 10 में से हमने 4 क्वेश्चंस, राइट सर? तो एकदम सही रहेगा जी सर। तो फिजिक्स में सर क्या रहेगा आपका आइडिया कोई? सर वैसे देखिए जी ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जी सर। केमिस्ट्री की बात करें जी सर। तो इसमें बच्चे को 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन जो उसको डिवाइड करने, जी सर। आई होप वो उसको 9/6 कर सकता है। जी सर। क्योंकि अगर इस पे वो 12 क्वेश्चन कर रहा है, इस पर 12 क्वेश्चन कर रहा है, तो ये श्योर है कि बाकी 2 पे उसको 15-15 क्वेश्चन करने ही होंगे। जी सर। ऐसा अगर करते हैं तो आप ये देखिए कि जो टोटल उसके पास स्कोर बन रहा है वो अब जैसे 42 क्वेश्चंस बन रहा है। और 42 क्वेश्चंस का मतलब ये हो जाता है कि उसका जो स्कोर खींच कर आएगा वो स्कोर खींच करके आ जाएगा। अगर वो सारी एक्यूरेट करता है, उसकी माइनस मार्किंग नहीं आती है, सारी चीजें अच्छी होती, तो एक 168 का स्कोर शायद बनेगा। और 168 स्कोर जो है वो आपके परसेंटाइल को एक तरह से ऐसा बना देगा कि आपके पास एनआईटी की सीट तो श्योर हो ही जाएगी। मैं एक और बात बताऊं, मैं एक मेरा परिचित है, या ये समझ लीजिए कि मैंने अपने बच्चों से भी यही बात कहा कि कोई भी लड़ाई तब सरल हो जाती है जब आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये चीज तो मेरे पास है ही, अब इसके आगे के लिए लड़ना है। सिकंदर अलेक्जेंडर यहां तक जीतते हुए जब आया तो वो उसका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इसलिए बढ़ता गया कि जब वो पीछे की एक सीट जीतता था तो वो जानता था कि ये तो मेरा हो ही गया, अब मुझे आगे चाहिए। और अगर आप इस सोच पर काम करते हो तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो पहला टारगेट सर ने जो इसका मेन क्वेश्चन किया कि टारगेट क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि टारगेट है पहले मेंस, क्योंकि जो आपके आगे के रास्ता है वो मेंस से होकर जाता है। और इसका स्कोर आप जितना अच्छा कर लेते हो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बिल्डअप होता है। अब दूसरी बात सर एक और, ये जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी या प्लानिंग या टारगेट को किया है ये लीस्ट है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं या सर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये करना, आप इससे आप तो मैं तो चाहूंगा यार कि पूरे 75 क्वेश्चन आप करो, ठीक, लेकिन लीस्ट ये है कि अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड में ही आप सिक्योर हो जाओ कि आप क्या करने वाले हो, या आपको आपको कौन सा प्लेसमेंट, कहाँ एनआईटी वगैरह में पहुंचना, किस में जाना है, तो लीस्ट इससे आपकी वो चीजें तो कवर हो ही जाती है। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर टारगेट बच्चों को ना क्लियर हो चुका है, ठीक है बच्चों लोग, ये बिल्कुल मिनिमम टारगेट है, मतलब इतना तो करना ही है अगर आपको एक अच्छे एनआईटी में जाना है। हाँ, लेकिन मैं ये भी फिर से कहूंगा कि भाई 168 में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सीएस ब्रांच मिल जाएगी, उसके लिए आपको इससे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको प्लान कर सकते हैं इस टारगेट को, ठीक है बच्चा लोग। अगला सर हमारा सवाल है आपसे कि करना कैसे, ठीक है सर। तो आप बताइए कि मतलब इसमें बच्चे क्या करें जिससे कि ये टारगेट अचीव हो जाए और इससे और आगे जा सके सर। सर ये सवाल एक्चुअली यही तो मेन सवाल है जिसके लिए हम आप यहाँ जमा हुए। बिल्कुल, करना कैसे, देखिए एक काउंटडाउन को आप समझ लीजिए। जब हम किसी भी चीज के एक, जैसे सपोज दैट किसी घर में अगर शादी है तो जैसे जैसे शादी की डेट करीब आती है वैसे वैसे वहां पर यह देखा जाता है कि कितने काम हो गए और कितने काम अभी होने के लिए बाकी है। इसका मतलब जैसे ही मैंने कहा कि करना कैसे, तो सबसे पहले आपके पास जो शब्द है वो है कि अब आपको काउंटडाउन प्लानिंग करनी होगी। काउंटडाउन प्लानिंग का मतलब हो गया कि आपको अपने घर पर अपने कमरे में 30 दिन का या 35 जितने भी दिन आपके बचे हो एक चार्ट लगाना होगा। अब उस चार्ट पे सपोज दैट आप कल की तारीख से शुरू करते हो और वो 18 दिसंबर है, तो आपको उस पे चार्ट पर 18 दिसंबर का टारगेट यहां लिखना होगा कि आप मैथमेटिक्स में क्या करना चाहते हो, फिजिक्स में क्या करना चाहते हो और केमिस्ट्री में क्या करना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी ये चार्ट आपका 2 हिस्सों में होना चाहिए, यानी दूसरे हिस्से का मतलब अब शाम हो गई, शाम को आपने देखा कि आपने मैथमेटिक्स में कहा था कि मुझे कॉम्प्लेक्स खत्म कर लेना है, शाम को आपने देखा कि आप कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं कर पाए, तो आप उसको लिखिए कि आधा काम आपका निपटा है।
ऐसा करने से आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगा कि अभी मुझे ये आधा करना है। और इस समय एक बात बताऊं आपको, इस समय टेंशन आपको लेना पड़ेगा। जो भी आपको ये कहता है कि नहीं नहीं रिलैक्स रहो, वो मेरे अपने अनुसार रिलैक्स तो रहिए, लेकिन सिलेक्शन को लेकर के आपको बिल्कुल हर समय चौकन्ना रहना है। इसका मतलब इस चार्ट पे जब आप ये देखोगे तो आप टिक कर दोगे कि मैंने ये किया है, ये अभी बाकी है। इसका मतलब अब आप आ गए, ये सुबह के प्लान था, या ये कह सकते हैं कि आज रात को लिख लिया कि 18 को क्या करना है, और 18 की शाम को मैंने इस पर टिक किया कि मैं क्या क्या कर चुका हूं। इसके बाद यही सेम आपको लगातार काउंटडाउन करते जाना है। साथ में एक दूसरा काम आपको और करना है, ये सिर्फ आप कर सकते हो, कभी कोई टीचर नहीं कर सकता। आप अपने टॉपिक के 2 हिस्से कीजिए, एक कंफर्ट जोन और एक जिसको आप टफ मानते हो। जरूरी नहीं है कि वो टफ हो, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजें हमें आती हैं तो सरल लगती हैं, नहीं आती हैं तो कठिन लगती है। मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मुझे जिंदगी में सबसे कठिन काम खाना बनाना लगता है। तो अंडरस्टूड है कि इस स्थिति में आपका एक कंफर्ट जोन होगा और एक टफ जोन होगा। कंफर्ट जोन के जो जो चैप्टर हैं आपको उनको लिखना होगा। जैसे सपोज दैट कि आपको इंटीग्रल में इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट का है बहुत अच्छे से आता है, तो आप इसको कंफर्ट जोन में डालिए। और मतलब पॉसिबल है, ऐसा श्योर नहीं है कि आपको पीएनसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आप उसको टफ जोन में डालिए। कंफर्ट जोन अभी आपको करना क्या होगा कि अब जो आपके पास 30 दिन है इसको आपको उल्टा चलना होगा। उल्टा मतलब कि कंफर्ट जोन इसके टाइम अगले 15 दिन आपको इसमें, अगर आपका टाइम रेशियो यहां पर आप 1 घंटा दे रहे हैं, मैं रेशियो बांट लीजिएगा, तो कंफर्ट जोन को दीजिए 40 मिनट। टफ जोन को धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए, और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आए कि ये दोनों बराबर हो जाए। फिर ऐसा आए आखिरी के 10 दिन में आपको ये जरूर करना है कि आप केवल आपको एक ही फोकस करना है, वो कौन सा है, कंफर्ट जोन। क्योंकि लास्ट के 10 दिन में आप किसी नए चैप्टर को तैयार करके आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको सर गलत तो नहीं कह रहा हूं, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बात खराब लग सकती है, लेकिन ये 100% श्योर है कि आखिरी के 10 दिन में जेईई जैसे एग्जाम के लिए आप 10 दिन में किसी चैप्टर को तैयार करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि अपने उस हिस्से को मजबूत कर लिया जाए जिस हिस्से से आने वाले क्वेश्चन पर हम 100% श्योर ही कर लूंगा। अब मैं एक बात और अपनी ओर से कहूंगा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि सर भी बहुत एक्सपीरियंस है, सर भी एक आइडिया दें कि क्या और करना चाहिए प्लीज। ओके, तो सर मेरा ये मानना था कि जैसे ये जो टॉपिक्स हैं, जो बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा टॉपिक उसको करना है, कौन सा उसका कंफर्ट जोन है, टफ जोन है, तो इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कोई भी प्रीवियस ईयर का एक वो पेपर उठाएं और वो फुल टेस्ट पेपर उठाएं। भले ही उनका सिलेबस नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सिलेबस टेस्ट को वो परफॉर्म करें टाइम लिमिट लगाकर, स्टॉप वॉच। हाँ, अब जैसे ही वो परफॉर्म करेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि यार कौन कौन से क्वेश्चन उनसे हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। मान लीजिए उनको 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 हुए, कोई बात नहीं, लेकिन कल उन्हें ये एहसास हो गया कि उनको 5 ही आते हैं और 5 चैप्टर आते हैं बस। तो अब क्या होगा कि वहां से वो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इस चीज का। आपका ये कंफर्ट जोन वो तैयार कर पाएंगे, वहां से कर पाएंगे, और टफ जोन वो वहां से तैयार कर पाएंगे। अब जैसे मैं जो बात नहीं बता सकता था आपको, या मेरे दिमाग से स्लिप थी, वो बात आपको सर ने क्लियर कर दी कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चैप्टर को आने को समझ लेते हैं आता है यानी कंफर्ट जोन है, नहीं, हम उसको एग्जाम के पेपर में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कर लेते हैं तो वो मेरा 100% कंफर्ट जोन है। सर ने जो ये आइडिया दिया कि आपको ये प्लान करना होगा कि आपको पीवाईक्यूज पिछले साल के जो भी पेपर्स हैं, कम से कम 10 साल के पेपर्स उठाइए और उसको लगाना शुरू कीजिए। जब आप उसको लगाते जाएंगे तो अंडरस्टूड है कि आपको लगाने के दौरान ही पता लग जाएगा कि यार ये चैप्टर तो मेरा अच्छा है। आप उसको कंफर्ट जोन में डाल लीजिए, और जिस चैप्टर पे आप फंस रहे हो, आपको लगता है कि थोड़ा सा समय देकर के उसको अच्छा कर सकते हो, प्लीज पहले उसको कीजिए। एक सर और बात है, इसके अलावा भी कभी सोते जागते खाना खा रहे हैं, जब हम पेपर नहीं दे रहे हैं, मेरे सामने खाना लगा हुआ है, तो एक रैंडम पेज खोल लीजिए, खुद ना खोलिए, किसी से घर वालों से खुलवा लीजिए, और उस रैंडम पेज के क्वेश्चंस को आंखों से लगाइए और ये देखिए कि वो क्वेश्चन उस रैंडम पेज, अब रैंडम पेज है तो अंडरस्टूड आपको पता नहीं कौन सा चैप्टर खुलने वाला है, तो ये सेल्फ एनालिसिस के लिए आपके एक बेहतर तरीका होगा। तीसरा, जैसा भी सर ने कहा, स्टॉप वॉच का सबके पास मोबाइल है, स्टॉप वॉच का भरपूर इस्तेमाल कीजिए।
कोई भी चीज कीजिए, कुछ भी कीजिए, पीवाईक्यू कर रहे हो या घर में डीपीपी लगा रहे हो या किसी बुक से 10 क्वेश्चन छांटे हो, हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट का एवरेज टाइम लेकर के स्टॉप वॉच पे फिक्स कर दीजिए। और जैसे ही आपको लगे कि ये 3 क्वेश्चन हमारे कि जो टाइम मैंने सेट किया ये हो गया, रोक दीजिए। और देन यहां से आप क्या देखिए कि अगर आपको 30 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए थे, आपने सोचा था कि 60 मिनट में मुझे करने, तो फर्स्ट आप कितने कर पाए उसको अलग लिखिए। सेकंड, उसमें एक्यूरेसी कितनी है इसको अलग कीजिए, और इसके रेशियो को धीरे धीरे आप सही करते जाइए। यस, मेरा विश्वास है कि अगर आप इन 30 दिनों में केवल अपने आप को मांझ लीजिए, तपस्या कर लीजिए, तो 1000% आपकी परसेंटाइल जो बनेगी वो 99 पे बनेगी। सर जी सर, बिल्कुल। तो सर इनका ये करना कैसे है, आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। अब सर हम मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चलते हैं, बच्चों को एक आइडिया भी दे देते हैं टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक एक इजी लेवल पे हैं और बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं सर, तो इसमें से सर आप थोड़ा सा आइडिया दे दें बच्चों को कि कौन कौन से टॉपिक जो है हमारे वो एक आसान लेवल पे रहेंगे, कौन से बहुत ज्यादा टफ होंगे जिन्हें वो नहीं छुए अगर उनको नहीं आता है तो। सर मेरा ये मानना है कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री और उसके फार्मूलों का रिवीजन तो हर कीमत पे कर लें, क्योंकि इंटीग्रल हो कहीं हो हर जगह। अब उसने क्या किया, दिया तो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पर सेंट्रॉइड में उसने डाल दिया ट्रिग्नोमेट्री के टर्म साइन थीटा कॉस थीटा, और उनके साइंस उनके फार्मूले यूज कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है कि ये जोन आप ये मान के चलिए कि एक तरह से बेसिक पार्ट है, इसको तो आप अच्छा करिए ही करिए। यहां पर सेट रिलेशन और फंक्शन, आप इसको मान लीजिए कि ये भी थोड़ा सा ज्यादा पूछे जाने वाला, और जिसमें कि फंक्शन का एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिल रहा है, तो इस पर प्लीज अच्छे से काम कर लीजिए। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि जो आसानी से कवर अप हो जाता है, तो ये भी सही है। स्टैटिस्टिक्स में थोड़े से फार्मूले हैं, केवल फार्मूले हैं, ज्यादा आपको रटना भी नहीं है, 10th क्लास वाले फार्मूले हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जरूर थोड़े से स्विचिंग है, लेकिन इतना ज्यादा वो भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। और एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपको सॉलिड रूप से वो आपके पूरे नंबर दे के जाएगा, ये कर लीजिए। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स में आप परफेक्ट हो तो आप कॉम्प्लेक्स को पूरा टाइम दीजिए। अक्सर ये देखा जाता है सर कि कॉम्प्लेक्स में मेथड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा है। कोई बच्चा कोनी मेथड को अच्छा लगा रहा है, कोई डिमावियर से अच्छा कर रहा है, कोई x+iy मान के अच्छा कर रहा है, तो ये तो आप ही समझ पाओगे कि आप उस पर अच्छे हो या नहीं हो, क्योंकि इस चैप्टर को इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। तो देन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको भी एक तरह से आप मानिए कि एक क्वेश्चन मिलने वाला है। सर अब आगे आप थोड़ा सा एक्चुअली जैसे सर ने अभी बताया, तो कॉम्प्लेक्स में हम 3 चीजें तो कम से कम एटलीस्ट करके ही रखें, जो बेसिक चीजें हैं, लाइक उनका आर्गुमेंट हो गया, मॉडुलस हो गया, उनको हैंडल कैसे करते हैं, उतना तो कम से कम रखे ही रखें। मतलब उससे हो सकता है अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो मतलब सही हो जाएगा, बहुत एडवांस लेवल पर नहीं भी जाए तो भी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, तो ये तो बहुत ही आसान सा मामला ही है, 9-10 से भी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा बहुत। इस पे थोड़ा सा आपको काफी लंबे समय से पढ़ने के कारण इस पे आप बहुत अपने आप को थोड़ा सा इजी महसूस करते हो, तो इस पर और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान दें तो आपने 9th से इसको पढ़ा है, और 9th से पढ़ा है तो निश्चित है इसमें थोड़ी सी आपके कंफर्टनेस अधिक होगी, क्वेश्चन भी मिलने वाला है यार, तो इसलिए अगर आप इस पर थोड़ा सा काम कर लोगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फिर इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एक तरह से अगर आपको फार्मूले रटे हुए आप इसको अच्छा कर सकते हो। अगर आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री को अच्छे से कर रहे हो तो 3D उसकी लिंक हो जाती है, तो दोनों ही अच्छे से हो जाती हैं। प्लीज जी, तो जैसा कि अगर हम थोड़ा सा और रेशियो निकालें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा देखें सर, जैसे ये पोर्शन जो है हमारा, इसमें से मतलब लगभग हर साल ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आ ही रहे हैं। तो सर मेरा मानना है कि बच्चों को यहाँ 3 क्वेश्चन का तो मतलब सोच ही सकते हैं वो, इन 4 में से मिल सकते हैं उनको ना सर। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, मान लो बच्चों को एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे ही हमने एक सीक्वेंस से भी, कॉम्प्लेक्स से आएगा ही आएगा, बट हम फिर भी मान के चल रहे कि मान लो उनसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस का तो हो ही जाना चाहिए।
अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम का भी सर रेगुलर क्वेश्चन आ ही रहा है, एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा है आ ही और रहा है। हो ही जाता है। मतलब अगर बच्चा थोड़ा सा भी बाइनोमियल पे जैसे कोएफिशिएंट निकालना, कोएफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है पिछले और- कुछ समय से, बस जी। उसको कर क्या रहे हैं इस समय, एक चेंजेस देखा है मैंने सर, जी और वो चेंज ये देखा है कि टॉपिक ज्यादा है और क्वेश्चन आपको 30 बनाने हैं, बिल्कुल, तो वो मर्ज कर रहे हैं, मतलब फ्यूजन क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं। आप क्वेश्चन बाइनोमियल से लिया और जोड़ दिया उसको फंक्शन में, बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसा है कि उसके जो आर टर्म है वो एफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि फ्यूजन बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, यानी अगर एक लॉजिक लिया है तो मे बी पॉसिबल किसी दूसरे लॉजिक को उसमें ऐड करके वो एक नया क्वेश्चन बना दे। प्लीज बिल्कुल सर ने एकदम एग्जैक्टली सही कहा कि बाइनोमियल थ्योरम से जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, उस चीज पे ध्यान रखना कि भाई वो मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म पूछ लेंगे और उसमें टी फंक्शन डाल देंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे ना, तो वहां पहुंच सकते हैं वो। अब हम पीएनसी की जैसे बात करें तो पीएनसी या तो हो सकता है एट प्रेजेंट दिमाग काम कर गया तो, अदरवाइज वो जा भी सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी और पीएनसी दोनों का ही ऐसा ही खेल है कि मे बी पॉसिबल कि 70% चांस हो जाए अदरवाइज। बट जेई मेंस के प्रीवियस ईयर आप थोड़ा सा देखेंगे तो वो नॉर्मल लेवल पे है, मतलब बहुत हाई लेवल पे नहीं गए हैं पीएनसी में। अगर लक बाई चांस आपके पर्टिकुलर सेट में थोड़ा सा इजी आ गया तो हो सकता है सर। तो ये हो गया। अब सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आएंगे। मतलब ये तो क्वेश्चन फिक्स हैं। और अगर बच्चा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला सारे कर लेता है तो श्योर है, श्योर है, बहुत टफ भी नहीं है, टफ भी नहीं से हो जाता है। अगर उसने फॉर्मूले भी करें अच्छे से तो ये क्वेश्चन मतलब वो ले सकता है, मतलब ये मार्क्स। क्वेश्चन जी पिछले कई सालों से ऐसे आए जी। जी, सिंपल मतलब वो फोकस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है। आप देखिए पिछले हाँ, 2-3 साल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, एसेंट्रिसिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए, तो बहुत आसानी से इसमें करने वाले टॉपिक हैं। प्लीज अब बात करेंगे अपन जैसे कैलकुलस में जा रहे हैं भाई, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट में एक हथियार है सर अपना एल हॉस्पिटल, तो क्वेश्चंस मतलब ज्यादातर 90% चांस यही चल रहा है कि एल हॉस्पिटल से वो निपट ही जाना है। तो यहाँ बच्चे अगर उन्होंने पहले से पढ़ा है लिमिट तो ध्यान दे सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन मिल जाए। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, ज्यादातर चल ही यही रहा है थोड़ा सा। भाई आपसे प्रूफ तो कराएगा नहीं कि कंटिन्यूटी है या नहीं, क्योंकि प्रूफ तो उसमें ऑप्शन में डाल नहीं सकता ना। तो ऑप्शन में डालने के लिए वो यही तो करेगा कि एक क्वेश्चन को बना देगा और कहेगा यार ये हर जगह डिफाइन है। अब हर जगह डिफाइन है तो अंडरस्टूड है, उसमें कहीं स्विचिंग वैल्यू होगी कि x 1 से बाद ऐसा है, 1 के पहले ऐसा है, तो अंडरस्टूड 1 पे भी डिफाइन होगा। तो इसलिए वहां पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ए और बी, सी, लैम्डा, म्यू जैसे कुछ अननोन डाल देगा, बस वो निकालने होंगे और उसी से ऑप्शन बन सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन दोनों में मिलाकर बनेगा, श्योर बनेगा जी बिल्कुल। तो बच्चा लोग यहाँ पर है ना 2 क्वेश्चंस हम मानते हैं कंटिन्यूटी इन तीनों से 2 क्वेश्चंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक सर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। एओडी से सर हम 1 या 2 क्वेश्चंस, तो क्योंकि इस एओडी के अंदर बहुत सारी चीजें, रूल्स थ्योरम आ गई, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चे ले सकते हैं, एक इंडेफिनाइट और एक डेफिनाइट। ये क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं रेगुलर, हो सकता है इंडेफिनाइट का किसी पर्टिकुलर मिस हो जाए, बट डेफिनाइट तो सर आ ही रहा है, एक क्वेश्चन। अच्छा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर तो इंडेफिनाइट, डेफिनाइट और एरिया का तो सर मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मतलब पैराबोला और स्ट्रेट लाइन मिला के एरिया पर बहुत सारे, मतलब पिछले कई सालों से देखा गया कि ऐसा कर्व दिया जाता है जिसको बच्चा आसानी से डिजाइन कर ले। बस केवल बहुत ज्यादा घुमाएगा भी तो यही होगा कि सिमेट्री चेक करनी होगी ताकि वो एरिया को ट्वाइस करना है या नहीं करना है, लेकिन मतलब एक बेसिक क्वेश्चन ही इसमें आ रहा। और मेरा मानना है कि मुझे लगता है जैसा कि इंटीग्रल से 3 क्वेश्चन बनने हैं, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंटीग्रल से आपको 3 क्वेश्चन, इंडेफिनिट से, डेफिनिट से और एरिया से तो आ ही रहा है, एक क्वेश्चन बनना है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी रेगुलर क्वेश्चन आ ही रहा है एक, जिसमें या तो वो होमोजीनियस या लीनियर पे ही जा रहा है, मोस्टली यही क्वेश्चन हो रहा है सर। अच्छा, वेक्टर का सर, वेक्टर का तो एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही जाता है अक्सर, और 3D तो है ही है हमारा इंपोर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना। 3D से अगर आप पिछले क्वेश्चंस को, पेपर्स को देखें तो एक आध सेट तो ऐसे हैं जो एक ही सेट में 2-2 क्वेश्चन 3D के धरे,
तो ये आप मान के चलिए कि ये एक ऐसा पेपर बनाने वाले का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कि इससे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मिलना ही है। और कभी कभी अगर आपने अच्छे से तैयारी की और भाग्य आपका अच्छा हो, दोनों क्वेश्चन इसी से आ गए, तब तो मजा आ जाएगा। तो सर बच्चे खुद ही देख पा रहे हैं सर कि उनका जो 12 क्वेश्चन का टारगेट है बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पूरा हो सकता है। कि जैसे इजी क्वेश्चन में यहाँ चले गए, कोऑर्डिनेट पे वर्कआउट कर लिया, 6 क्वेश्चंस तो यहीं निपट गए उनके। और 6 के बाद अगर मान लो उन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस या फिर 3D वगैरह सही कर लिया तो आराम से वो पहुंच सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा टारगेट वो नहीं है ना 12 क्वेश्चंस का। बट बच्चा लोग अगर आपके सारे टॉपिक कवर नहीं भी हैं तब भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक से वो 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बात सर यहाँ बीच में और कहना चाहूंगा, ये हम लोगों का एक एजम्पशन है, लेकिन जब आप स्ट्रेटजी प्लान करो, जो जैसा भी सर ने कहा कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ऐसा आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर और आप सेलेक्ट कीजिए कि आपका कौन सा हिस्सा अच्छा है और आप उससे क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने एक रैंडम लिखा कि हाँ इससे हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये तैयार है अगर, तो 2 या 3, मतलब इससे एक आध इधर कम कर लीजिए, एक आध दूसरे से ज्यादा कर लीजिए और 12 क्वेश्चन मिनिमम का आप टारगेट पहले पूरा कीजिए मैथ्स में। और उसे 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मतलब रैंडम पेपर उठा के प्रैक्टिस करें और चेक कर लें कि हमारे 12 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि इन 30 दिन में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज तो है ही है जो 2 साल से आप ले रहे हैं, क्योंकि नॉलेज अब 1 महीने में ज्यादा नहीं ले सकते। अब आप लोग सिर्फ कॉन्फिडेंस जिंदा रख सकता है आपको, बस अगर कॉन्फिडेंस गया तो सारी नॉलेज खराब हो जाएगी आप लोगों की। और बच्चा लोग यही स्ट्रैटेजी आपने बाकी दोनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं उनमें भी यही स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है। तो अब आप लोग लग जाइए अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी को मतलब फॉलो करने के लिए, राइट। और अब मैं सर से कहूंगा कि वो लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे। जी सर। थैंक यू सर। सर एक बात मैं बच्चों से जरूर कहना चाहूंगा कि अब ये जो काउंटडाउन पीरियड है ये आपके लिए हर तरह से इंपॉर्टेंट है। आपको मेंटल स्ट्रेस से भी बचना होगा, पढ़ाई को भी करना होगा, इसका मतलब सब चीजों का एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आपके गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों की मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करते रहें। जो बच्चे हॉस्टल पर रहकर तैयारी कर रहे हैं उनमें हॉस्टल के जो उनके वार्डन हो उनसे आप जरूर संपर्क रखिए, उनसे बात करिए। एक और बात, बच्चों ऐसे बच्चों की एक टीम बना लीजिए कि आपका ग्रुप डिस्कशन बढ़ जाए। अक्सर मैंने एक बात देखी है कि हम अपनी ब्रिलियंसी दूसरे बच्चे से शेयर नहीं करते हैं, पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम कभी ये जान नहीं पाते कि दूसरा बच्चा कितना ब्रिलियंट है। और जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो हम एक दूसरे से वो क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं। मेरा इसमें मानना ये है कि मान लीजिए आपकी रैंक 100 के अंदर आ गई और आपके दोस्त की भी आ गई, तो क्या बुराई है? मतलब दोनों ही लोग अगर साथ स्टडी कर रहे हैं और दोनों ही लोगों की रैंक अच्छी आ गई तो बुराई क्या है? लेकिन अगर आप साथ में स्टडी नहीं कर रहे हैं और आपकी रैंक उसके बताया हुआ क्वेश्चन जो बाई दी वे फंस सकता था नहीं आपकी जानकारी में आया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रैंक 500 के पीछे चली गई, तो नुकसान है ना। तो कभी भी अपनी चीजों को आप ध्यान रखिए, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप जब अपनी चीजों को करेंगे तो उस पर बहुत अच्छे से दूसरे को शेयर कर सकेंगे। एक लास्ट बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा सर। जब भी हम किसी क्वेश्चन को लगाते हैं तो हम उस क्वेश्चन को जब पहली बार लगा रहे होते हैं तो हमेशा ज्यादा समय लगता ही लगता है। क्यों? कॉन्सेप्ट सोचना, फार्मूले सोचना, पेन अधिक से अधिक चलाना। अब जब हम वही क्वेश्चन या उस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरी बार लगा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में फार्मूला आ चुका होता है। इसका मतलब अगर पहली बार, ये मैं टेस्ट के दौरान या एग्जाम के दौरान की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं जब आपने कॉपी पहली बार 11th में खोली थी बुक, तब की बात कर रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन को लगाने में आपको 5 मिनट लगा था और दोबारा आपने उसी कॉन्सेप्ट को फिर से लगाया होगा तो निश्चित तौर पे 3 मिनट लगा होगा। तीसरी बार जब आप लगाते हो तो आप 2.5 मिनट पे रह जाते हो और चौथी और 5वीं बार कहीं आपने प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन रट जाता है। और जब रट जाता है तो 10 सेकंड में आप देखते हो अरे इसका आंसर तो ये है और आप टिक कर देते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को बचाना है। अगर एग्जाम हॉल में तो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बार होनी चाहिए। यानी आप एक क्वेश्चन, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो कर चुके हैं। हाँ कर चुके हो, लेकिन जब वही क्वेश्चन आप दोबारा करते हो और फिर आपको 2.5 मिनट लग रहा है तो फायदा क्या रहा? तो इसलिए ये जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन को कर भी चुके हो तो भी दोबारा करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस का जो टाइम है
वो थोड़ा सा कम होता जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधी मत लगाना यार, क्योंकि अक्सर ये देखा गया बच्चे गार्जियन को बताने के लिए, माँ बाप को बताने के लिए या टीचर्स को बताने के लिए तुक्का लगा देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और टिक कर देते हैं। ये मत करना, क्योंकि आपका एक्यूरेसी ही आपको आगे ले जाएगी। आप 12 क्वेश्चन आपको लगता है कि सॉलिड हो रहे हैं, ठीक, टोटल मिलाकर जैसा हम लोगों ने 42 क्वेश्चन का टारगेट किया कि 42 आपको लग रहा है आपके सॉलिड हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप सेलेक्ट हो। फिर आप वही क्वेश्चन करिए जो आपको श्योरली आते हो, नहीं आते हो तो आप अद्धी मत लगाइए। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोग जो हमारे चैनल से, जेडी सर के चैनल से जुड़े हुए हैं। जोगेंद्र सर थैंक यू। मैं सब के लिए एक अच्छे भविष्य की कल्पना करता हूँ और ईश्वर से मांगता हूँ कि सब के सब अच्छी रैंक में आओ। अब एक काम करना, जब अच्छी रैंक आ जाए ना तो हम लोगों को अप्रिशिएट जरूर करना। थैंक यू बेटा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन और ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो, उनके जवाब हम अगले वीडियो में आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं कि और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी के बावजूद भी आपके कोई डाउट बच गए हैं, तो आप आज की वीडियो को देखकर वहां नीचे कमेंट छोड़ दें, ठीक है। तो अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उनका जवाब लेकर आएंगे, ठीक है बच्चा लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।